हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम बात करते हैं चंद राजवंश। चंद राजवंश का ये पहला वीडियो होगा और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और कुछ वीडियो में हम लोग इसे ख़त्म करेंगे। तो देखिए, चंद राजवंश का संस्थापक कौन, इसको लेकर के विद्वानों में कुछ मतभेद हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि सोमचंद संस्थापक है, कुछ विद्वान मानते हैं कि थोहरचंद संस्थापक है। और इसके अलावा कि इनका जो उद्गम है वो कन्नौज से हुआ है या फिर प्रयाग झूसी से हुआ है, इसको लेकर भी मतभेद है। उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए, दो मत हैं। एक तो सोमचंद को जो संस्थापक के रूप में मानते हैं, उसमें एटकिंसन और बद्रदत्त पांडे हैं। हालांकि सबसे उपयुक्त थ्योरी जो है वो बद्रदत्त पांडे की थ्योरी है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं एटकिंसन। तो एटकिंसन ने जो है वो ये कहा कि कत्यूरी जो थे, उसका कत्यूरी राजवंश का जो अंतिम शासक था ब्रह्मदेव, तो उसका जो अलोकप्रिय शासन था उससे परेशान होकर के जो कुमाऊं की जो अधिकारी थे, कुछ पदाधिकारी थे, तो बोलते हैं कि वो कन्नौज गए थे। और कन्नौज के जो नरेश थे, कन्नौज के जो नरेश थे, तो उनसे उन्होंने जो है मदद मांगी। और कन्नौज के नरेश चंद्रपाल ने अपने भाई सोमचंद को कुमाऊं भेजा था। और सोमचंद ने कुमाऊं में आकर के स्थिति को संभाला और ब्रह्मदेव की पुत्री से विवाह किया। और इस प्रकार से चंद राजवंश की स्थापना हुई। एक तो ये थ्योरी चलती है। दूसरा, एटकिंसन का दूसरा मानना ये है कि भाई सोमचंद जो थे वो कन्नौज के ही निवासी थे, ये बात तो मानते हैं। लेकिन बोलते हैं कि वो बद्रीनाथ की यात्रा में आए थे। और बद्रीनाथ की यात्रा के आने के दौरान जो है उनका विवाह जो है वो ब्रह्मदेव की पुत्री से हुआ था या उनकी कन्या से हुआ था। और 15 बीघा जमीन उनको मिली थी चंपावत के सुई नाम के क्षेत्र में। और वहीं पर उन्होंने जो है अपनी राजधानी स्थापित की और चंद राजवंश की स्थापना यहाँ पर हुई। तो अगर हम लोग देखें एटकिंसन का, तो मत आप देख सकते हैं कि कन्नौज से इनका मूल स्थान बताया गया है। अब बात करते हैं बद्रदत्त पांडे, और इनकी थ्योरी सबसे उपयुक्त रहेगी। तो बद्रदत्त पांडे ने कहा है कि जो जो चंद राजवंश का जो उद्गम हुआ है वो ऐसे हुआ है कि कत्यूरियों के अत्याचारों से पीड़ित होकर के कुछ वहाँ के पदाधिकारी जो थे वो इलाहाबाद के झूसी या प्रयाग में गए थे। और वहाँ के जो राजपुत्र था सोमचंद को यहाँ लेके आए और उसने यहाँ आकर स्थिति संभाली। लेकिन उसने विवाह जो है वो कत्यूरी राजवंश के अंतिम शासक से नहीं किया, बल्कि बोलते हैं कि कत्यूरियों के एक अधिकारी थे गंभीर देव, उनकी कन्या से विवाह किया और बाद में जाकर के चंपावत में चंद राजवंश की स्थापना की। तो ये थ्योरी है पहली बद्रदत्त पांडे की। लेकिन सबसे उपयुक्त हम लोग कौन सी मान के चलेंगे? सेकंड थ्योरी, जो आपको समझनी है वो क्या है कि बोलते हैं कि सोमचंद को ज्योतिषों ने कुछ सलाह दी कि भाई आपको भाग्योदय के लिए जो है वो बद्रीनाथ की यात्रा में जाना चाहिए। तो बोलते हैं कि वो बद्रीनाथ की यात्रा में गए और उस दौरान उनकी ब्रह्मदेव से मुलाकात हुई। ब्रह्मदेव ने उनसे प्रसन्न होकर के अपनी पुत्री से उनका विवाह करवाया। 15 बीघा जमीन इनको मिली चंपावत के सुई नाम के क्षेत्र में। और वहाँ पर जाकर के उन्होंने सुई का किला या फिर राजबुंगा का किला स्थापित किया और अपनी राजधानी स्थापित की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय थ्योरी है। इसके अलावा थोहरचंद को संस्थापक के रूप में मानने वाले भी दो लोग हैं। एक तो डब्ल्यू और दूसरे आपके जो है उसे हम कहते हैं फ्रांसिस हैमिल्टन। तो फ्रेजर जो है ये मानते हैं कि भाई थोहरचंद संस्थापक थे। हालांकि थोहरचंद 23वें नंबर के राजा रहेंगे। तो इनका मानना क्या है कि भाई 1813 में ये बोलते हैं कि इनकी मुलाकात जो हुई थी वो हुई थी हर्षदेव जोशी से, जिसे हम लोग हर्षदेव जोशी भी कहते हैं। अशांति का जनक भी हम लोग उसको कहते हैं। इसके अलावा चाणक्य भी कहते हैं। तो बोलते हैं कि हर्षदेव जोशी से इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि भाई जो थोहरचंद था वो 16-17 वर्ष की आयु में यहाँ पर आया था और उसने चंद राजवंश की स्थापना की। तो एक तो फ्रेजर की जो थ्योरी है वो है। इसके बाद बात करते हैं फ्रांसिस हैमिल्टन। तो देखिए, फ्रांसिस हैमिल्टन ने किताब लिखी थी जिसके ऊपर आपका जो आपका नेपाल है उसका पूरा इतिहास आपको मिल जाएगा। उस किताब का नाम है किंगडम ऑफ नेपाल। 1851 में लिखी गई किताब है जिसमें एक व्यक्ति का जिक्र मिलता है, उसका नाम है कनक निधि। और बोलते हैं कि कनक निधि या प्रेम निधि जो है उससे इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने ये बताया कि भाई उनके जो पिता थे जयदेव त्रिपाठी और थोहरचंद, ये दोनों लोग जो है थे वो बाहर से आए और उन्होंने नेपाल के राजा के दरबार पे नौकरी की। नौकरी करते करते प्रमोशन पाया और उसके बाद एक दिन चंपावत के आसपास अपने एक नया राज्य स्थापित कर दिया जिसे हम लोग ने चंद राजवंश कहा है। तो ये जो थ्योरी थी फ्रांसिस हैमिल्टन की थी। हालांकि इस बात में तथ्यात्मक रूप से काफ़ी गलतियां पाई जाती हैं। उसका मेन कारण है कि जब ये कहानी ये बता रहे थे, जब ये कहानी कनक निधि को ने बताई थी,
तो उन्होंने बोला था कि ये 350 साल पहले की घटना है और पिता पुत्र में इतने वर्ष का अनुभव या अंतर जो है वो संभव नहीं है। तो साइंटिफिक रूप से भी ये क्या है, बिल्कुल गलत थ्योरी है। तो सबसे उपयुक्त थ्योरी हम लोग मान के चलेंगे वो थी बद्रीदत्त पांडे की, यानी कि जो ब्राह्मणों के द्वारा जो सलाह दी गई थी वो वाली थ्योरी सबसे उपयुक्त रहेगी। अब बात करते हैं, तो हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि भाई सोमचंद जो है उस वंश का संस्थापक है। तो देख लीजिए टाइम पीरियड 700 से लेकर 721। जब सोमचंद ने इस एरिया पे, यानी कि सोमचंद ने जब ब्रह्मदेव की पुत्री से विवाह किया, रमा से विवाह किया, तो बोलते हैं कि 15 बीघा भूमि उसे यौतुक यानी कि दहेज के रूप में मिली चंपावत के सुई नाम के क्षेत्र में। चंपावत के जब सुई नाम के क्षेत्र में जब उसने अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश करी, तो देखा कि यहाँ पर कई सारी जातियाँ थी, जिसमें कुछ ठकुरी जातियाँ थी जो काफ़ी प्रभावशाली थी। उसके अलावा ठकुरी जातियों की अगर बात मैं करूँ तो मेहरा और फर्तियाल काफ़ी स्ट्रांग भूमिका में थे। इसके अलावा कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी, इस प्रकार की जातियाँ भी काफ़ी संख्या इनकी ज़्यादा थी। इसके अलावा अगर बात करूँ ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों में भी पंत, उप्रेती, जोशी, इस प्रकार की जो ब्राह्मण जाति थी वो भी काफ़ी प्रभावशाली थी। और अन्य जातियों की बात मैं करूँ तो कोली, डेग, करायत, इस प्रकार की जातियाँ भी यहाँ पर बड़ी संख्या में थी। तो जो दो तरीके से तो सोमचंद को ये पता लगा कि भाई इन जातियों से लड़कर के कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो इन जातियों को अपने साथ हमको मिलाना है और जो जो जाति हमारे साथ नहीं आएगी केवल उनके साथ युद्ध करना है। और उसके लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने एक अपने जो किला बनाया था उस एरिया पे जहाँ पर इनको ज़मीन मिली थी, तो उस किले का नाम जो रखा गया वो था राजबुंगा किला, जिसे हम लोग सुई का किले के नाम से भी जानते हैं। इसके चारों ओर जो है वो 4 आल बनाए गए। आल का मतलब हो सकता है कि जिसे हम लोग कहते हैं मसाल। तो इन 4 आल यानी कि 4 जगहों पे जो है वो 4 किलेदार इन्होंने नियुक्त किए और इनका काम था कि रक्षा करना, महल की रक्षा करना, और 4 जातियों को इस प्रकार से इन्होंने साथ दिया। तो अगर हम इसको पढ़ें तो आपको देखने को मिलेगा, चंपावत पे राजधानी बना करके इसने विस्तार करना प्रारंभ किया। इस समय यहाँ पर अनेक ठकुरी जातियाँ प्रभुत्व में थी और जो 2 धड़ों में विभक्त थी, जिसमें मुखिया थे मेहरा व फर्तियाल। इसके अलावा कोली डेक में कोली जाति के लोग भी राज्य करते थे। अपने किले को मजबूत देने के लिए इसने 4 किलेदार नियुक्त किए, जिसमें चाराल कहा गया। इसमें मुख्यतः थे कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी जाति के लोग, और इनका मूल निवास अगर हम देखें तो नेपाल से ही संबंधित था। इसके अलावा 5 थोक नाम का एक पद भी इसने बनाया, जिसके अंतर्गत मेहरा, फर्तियाल, देव, डेक और खड़ायत को उसने सम्मिलित कर दिया। तो इस प्रकार से दूसरी जातियों को भी इसने अपने साथ शामिल कर लिया। 4 चौथानी ब्राह्मणों की उसने नियुक्ति की, और ये 4 चौथानी ब्राह्मण जो थे उसमें थे देवलिया, सिमल्टिया, तिवारी और बिष्ट। इस प्रकार से मेहरा और फर्तियाल जाति को अपना मंत्री बनाया, सेनापति बनाया, तो इनको भी इन्होंने साथ लिया। इसके अलावा अगर बात मैं करूं, चंदों में सर्वप्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंदों में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था भी इसी के द्वारा निर्मित की गई थी। अगर मैं देखूं तो चंदों की शासन व्यवस्था में सबसे इम्पोर्टेंट जो शब्द होगा वो होगा पंचायती राज व्यवस्था। इसके अलावा ग्रामों में, यानी कि जो गांव स्तर पर थे, जो निचले स्तर पर थे, इन्होंने यहाँ पर 4 बूढ़ों या फिर इनको सयाना भी कहते हैं, इनकी नियुक्ति की। इनके 2 काम थे, एक तो था राजस्व वसूलना यानी कि टैक्स कलेक्शन, और दूसरा था कि गाँव में जो आप कह सकते हो कि पुलिस व्यवस्था के रूप में काम करना, यानी कि कानून का राज भी करवाना और लगान भी वसूलना, ये 2 काम इनको दिए। इसके अलावा गाय को अपना राज चिन्ह इन्होंने बनाया, और कुमाऊनी की जो ऐपण कला है इसका भी प्रारंभ इन्हीं के द्वारा कराया गया था, ऐसा विद्वान मानते हैं। इसके अलावा सोमचंद, आपको ध्यान रखना होगा कि एक मांडलिक राजा था, यानी कि स्वतंत्र राजा तो था नहीं, क्योंकि ये लोग देते थे डोटियों को टैक्स। डोटियों को हर साल ये टैक्स दिया करते थे, और इस समय इसके समकालीन जो डोटी राजा रहा करता था उसका नाम था जयदेव मल। अब बात मैं करूं तो मैंने आपको बोला कि जो जो लोग, यानी कि जो जो जाति इनके साथ शामिल नहीं होगी केवल उनके साथ युद्ध किया जाएगा। तो इसके समकालीन एक दोनकोट का खस राजा था, दोनकोट का एक रावत राजा था, और इसे पराजित करने के लिए इसने अपने सेनापति कालू तड़ागी की सहायता ली, और कालू तड़ागी जो है इसका एक प्रमुख सेनापति था। इस प्रकार से इसने अपना राज्य विस्तार भी किया, और जो राज्य इसने बनाया था आगे के लोगों ने केवल इसको यथास्थिति में बना करके रखा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें आत्मचंद की, तो इसका भी कोई खास काम नहीं रहा, इसने कुछ शासन व्यवस्था में कोई बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका नहीं निभाई। पूर्णचंद्र ने भी कुछ खास ऐसा काम नहीं किया। बात करते हैं इंद्रचंद की, तो देखिए इंद्रचंद एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा रहने वाला है। उसका कारण क्या है, उसके कई सारे कारण हमको
देखने को मिलेंगे। पहला तो इसे इतिहास में घमंडी राजा कहा गया है, और क्योंकि इसने अपने नाम को इतना सीरियस लिया कि बोलते हैं कि खुद की तुलना इसने इंद्र से भी कर दी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसने अब कह सकते हो कि चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने की शुरुआत की। ठीक है। और इसके लिए इसने क्या किया, अगर मैं बात में करूं तो उस समय कुमाऊं में जो थे वो रेशम के जो है वो लोग रेशम के का को काफ़ी आयात करते थे चीन से और नेपाल से। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं रेशम का उत्पादन भी उत्तराखंड के जो कुमाऊं वाला क्षेत्र है यानी कि चंपावत के क्षेत्र में इसको उत्पादित कराऊं। तो इसके लिए इसने क्या करा, पहले तो उसने चीन के साथ संपर्क स्थापित किया, कीड़ों को लेकर के आया, रेशम के कीड़े को लेकर के आया। फिर बोलते हैं कि रेशम के कीड़े उतने अच्छी मात्रा में नहीं पनपे या फिर उनकी मृत्यु जल्दी हो गई। उसके बाद नेपाल पर गया और नेपाल के जो स्रोंग जोंगपोंग की जो रानी थी, बोलते हैं कि उससे रेशम के कीड़े लाया और उनको बचाने की जो विधि उसने सीखी, उसने ये सीखा कि इनको जितना झूठ बोलें उतना ये लंबे समय तक जीवित रहेंगे। तो इसलिए एक प्रथा स्टार्ट हुई जिसे हम कहते हैं पटरंग वाली प्रथा। तो पटरंग वाली प्रथा का मतलब होता है झूठ बोलने की प्रथा, और इसके तहत इसने बड़ी संख्या में शहतूत के पेड़ लगाए और रेशम के कारखाने लगवाए, जिसके लिए इसने मैदानी भाग से पटवाइयों को बुलाया, यानी कि जो बुनकर थे उनको बुलाया और कुमाऊं में उनको काफ़ी सुविधाएं दी, और उसके बाद रेशम के कारखाने यहाँ पर स्टार्ट हुए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका रहने वाला है। अब बात करते हैं संसार चंद की। तो संसार चंद के समय में कोई बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं, धन का केवल जो है वो निकासी होती रहेगी। सुधा चंद की बात करें तो कोई खास काम नहीं, सेना की खर्चों में कटौती कर दी गई। हमीर चंद के बारे में तो बात करें तो कोई खास काम नहीं, लेकिन वीणा चंद के बारे में हम बात देखें तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो देखिए वीणा चंद जो था एक विलासी राजा है, बिल्कुल ऐसा हमको देखने को मिलता है, और शासन व्यवस्था इसकी काफ़ी कमज़ोर पड़ गई। और जब शासन व्यवस्था कमज़ोर पड़ती है, यानी कि जब शासन व्यवस्था किसी की भी कमज़ोर पड़ती है, तो उसके आसपास के जो अन्य लोग होते हैं जो स्ट्रांग भूमिका में रहते हैं, वो अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही हमको देखने को मिला। जो खस जाति यहाँ पर रहा करते थे, जिनको राजपाट का कोई अनुभव तो था नहीं, तो उन्होंने क्या करा, अब अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश किया, यानी कि स्वतंत्र करने की कोशिश की। तो बोलते हैं कि खस राजा बिजड़ ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद बोलते हैं कि 200 सालों तक खसों का एक अत्याचारी शासन रहा, और अत्याचारी शासन रहने के बाद फाइनली 200 साल के बाद इसका अंत हुआ। क्योंकि खसों को शासन व्यवस्था करने का तो कोई अनुभव था नहीं, तो इसलिए बेहतर शासन नहीं कर पाए, और कुमाऊं की जनता वापस से चंदों को जो है वो वापस सत्ता पर देखना चाहती थी। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो अगला राजा रहेगा वीरचंद, 9वें नंबर का राजा रहेगा। तो खसों की शासन को पराजित करने के लिए चंदों ने संसार चंद के रिश्तेदार को नेपाल से ला करके राजा बनाने का कार्य किया, और इसका काम सौंपा था सेनापति सोन खड़ायत को। और सोन खड़ायत ने इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसने क्या किया, खस राजा सौपाल को 1065 में पराजित किया, और इसके बाद चंदों की राज स्थापित दोबारा हो गया। इसके बाद रूपचंद राजा बना, और इसके शासनकाल में भी कुछ बहुत बेहतर काम नहीं हुआ। उसके बाद देखें तो लक्ष्मीचंद, धर्मचंद, करमचंद, कल्याणचंद, वल्लाल चंद भी इसको हम लोग नाम से जानते हैं, नानकी चंद यानी कि नामी चंद और निर्भय चंद, उसके बाद नरचंद और नानकी चंद। यहाँ पर जो शब्द है ये नामी चंद है, और अगला जो शब्द यहाँ पर आपको दिख रहा है नानकी चंद। तो देखिए ध्यान रखना कि नानकी चंद जो है वो 17 नंबर का राजा है, और इसके समय में इसने कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया, लेकिन इसके समय पे एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी है। वो है 1191 पे डोटी के शासक अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया, और उत्तराखंड पे आक्रमण करने के बाद बोलते हैं कि कुमाऊं और गढ़वाल पर भी दोनों जगहों पे गया, और गढ़वाल पे कुछ मंदिरों की स्थापना इसके द्वारा कराएगी। हालांकि यह बौद्ध धर्म का अनुपालन करता था, और बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी, जो मूर्तियों को बनाती है, मूर्तियों की पूजा करती है, उसका ये उपासक था। बोलते हैं कि कुमाऊं पर गढ़वाल पे जाने के बाद, गढ़वाल और कुमाऊं पे आक्रमण करने के बाद ये बोध गया पे यानी कि बिहार के बोध गया की ओर को गया था, और बोध गया में इसके 3 अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं, और जिस पर इसे शिवालिक नरेश कहा गया है। शिवालिक यानी कि जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उसका नरेश कहा गया है, या फिर शब्द जो हमको मिलता है वो सपाल दत्त शब्द हमको मिलता है।
यह वैरात कुल का राजा था और नेपाल के दुलु क्षेत्र का निवासी था और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा जो है वो नृत्य देखना या फिर नृत्य करने का भी इसे काफ़ी शौक था, तो कई सारी किताबें इसके द्वारा लिखी गई, जैसे नित्याध्यायी नाम की पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई और अभिनव बोधिसत्वार नाम की एक पुस्तक जो है गौतम बुद्ध से संबंधित एक किताब इसके द्वारा लिखी गई। इसके अलावा रामचंद्र, भीष्मचंद, मेघचंद, ध्यानचंद, पर्वतचंद, थोहरचंद इस प्रकार के राजा रहे हैं। थोहरचंद वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका कारण क्या है, इसका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 23वें नंबर का राजा है, ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि कई लोग इतिहासकार इसे ही संस्थापक के रूप में मानते थे। हालांकि इससे ज़्यादा इसके बारे में कोई जानकारी हमको नहीं मिलती। कल्याणचंद रहा, अगला राजा रहा 25वें नंबर का त्रिलोकचंद। देखिए त्रिलोकचंद जो था ये राजा वो है जो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था, यानी कि कंटेम्प्रेरी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, और इसने राज्य विस्तार का पहली बार प्रयास किया। सोमचंद के बाद अगर हम लोग देखें तो वास्तविक रूप से राज्य के विस्तार का काम इसके द्वारा किया गया और इसने कत्यूरियों का पीछा करते हुए लगातार उनके एरियाओं पर अटैक करना शुरू करा, खासकर नैनीताल और भीमताल के उन इलाकों पे जहाँ पर वो रहा करते थे। तो बोलते हैं कि नैनीताल के उत्तरी क्षेत्र में को उसने अपने में शामिल कर लिया और भीमताल में भी एक किले का निर्माण भी करवा के ये लोग वापस लौटे। अब बात करते हैं डमरू चंद। तो डमरू चंद के समय में इसने कोई बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं किया। वापस एक इम्पोर्टेंट घटना बोलते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का कराची अभियान, आपको पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसका कराची अभियान हुआ था। उस कराची अभियान का जो उद्देश्य था वो था कि गढ़वाल और कुमाऊं के हिस्सों को लूटपाट करना, यहाँ की जातियों को जो है वो के ऊपर अधिकार करना, इसके अलावा चीन के ऊपर भी अटैक करना, ऐसा उद्देश्य था। लेकिन हालांकि ये सब उद्देश्य उसके धराशायी हो गए क्योंकि ये कामयाब नहीं हो पाया, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं 27वें नंबर का राजा है गरुड़ ज्ञानचंद। देखिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो राजा है वो चंद डायनेस्टी का, चंद राजवंश का। तो गरुड़ ज्ञानचंद की अगर हम लोग बात करें तो ज्ञानचंद इसका असल मूल नाम है, गरुड़ इसकी क्या है, केवल टाइटल है, यानी कि उपाधि इसको बाद में गरुड़ की उपाधि मिली है। तो बोलते हैं कि इसके समय पे इसने भी वापस से वही सोचा कि भाई तराई और जो भाबर का इलाका है वहाँ से ज़्यादा इनकम जनरेट हो सकती है, तो क्यों ना हम उन क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लें। लेकिन उस पर पहले से ही नज़र जो थी वो कटेरों की, यानी कि रोहिलों की नज़र हुआ करती थी। तो बोलते हैं कि इसने तराई और भाबर के क्षेत्रों पर अधिकार तो करवा दिया, लेकिन वापस से जो है वो कठेरों ने उन क्षेत्रों को जीत लिया। अब सबसे जो महत्वपूर्ण सेनापति रहेगा उसका नाम था नीलू कटायत। तो नीलू कटायत को भेजा गया ताकि वो इन क्षेत्रों को वापस से विजिट कर ले और यहाँ से इनको परमानेंट इनकम मिलना शुरू हो जाए। तो नीलू कटायत को एक छोटी सेना के साथ, हालांकि मैं कहूँ कि बहुत बड़ी सेना तो नहीं थी, एक छोटी सेना के साथ नीलू कटायत को भेजा गया, लेकिन बड़ी बहादुरी से, बड़ी कुशलता से नीलू कटायत ने उस युद्ध में विजय पाई और तराई और भाबर के क्षेत्रों को रोहिलों से आज़ाद कराया और चंद राजवंश के अंतर्गत इसे शामिल करवाया। अपनी सेना की एक टुकड़ी वहाँ पर छोड़ी और वापस चंपावत की तरफ को नीलू कटायत वापस आया। तो नीलू कटायत जब चंपावत पहुंचा तो इसे तरह तरह की उपाधियां दी गई, जिसे राजा के द्वारा इसे कुमैया खिलक की उपाधि दी गई, यानी कि कुमाऊं का ताज की उपाधि दी गई। इसके अलावा शॉल भी इनको भेंट की गई, इसे पगड़ी भी भेंट की गई और बोलते हैं कि इसे रौद्र भूमि भी दी गई। यानी कि रौद्र भूमि का मतलब है कि जो युद्ध में बहादुरी के लिए मिलती थी सेनापतियों को, तो रौद्र भूमि इसे दी गई। 3 गांव दिए गए इसको माल क्षेत्र के आसपास। अब बात करें तो बाज बहादुर चंद जो था वो फिरोज शाह तुगलक से मिलने गया, क्योंकि वापस से अधिकार हो चुका था उस क्षेत्रों पे रोहिलों का। तो फिरोज शाह तुगलक से ये मिलने जो है वो दिल्ली पहुंचा। बोलते हैं कि फिरोज शाह तुगलक उस समय गरुड़ का शिकार कर रहा था और तीर न लगने के कारण इसने एक तीर से मारने की बात कही और गरुड़ ज्ञानचंद ने एक तीर से जब गरुड़ का शिकार किया तो बोलते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने प्रसन्न होकर के इसे टाइटल दिया, जिसे हम लोग कहते हैं कि गरुड़ का टाइटल इसको दिया गया। गरुड़ के टाइटल मिलने के बाद इसने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया। इसके अलावा गरुड़ जो है विष्णु का वाहक है और विष्णु का ये उपासक रहा था। जबकि हम लोग बात करें सोमचंद तो वो था शैव धर्म का उपासक। इसके अलावा बात करें तो जस्सा कमलिक नाम का एक सेनापति और था इसका,
जिससे जो लगातार इसके कान भरता था, और उसने नीलू कठैत की हत्या करवाई, उसके दोनों बच्चे सुज्जू और वीरू की हत्या करवाई, उनकी आंखें निकलवा ली। तो आप कह सकते हो कि हत्या तो नहीं करवाई, उनकी आंखें निकलवा ली, लेकिन नीलू कठैत की फाइनली इसने हत्या करवा दी थी। तो इस प्रकार की बातें रही हैं इसमें। अब बात करें, तीसवें नंबर का राजा हरिचंद है, हरिहरचंद है, और उसके बाद उद्यानचंद। तो उद्यानचंद के समय पे कुछ एक इम्पोर्टेंट घटना घटी है, वो ये हुआ है कि जो चंपावत में बालेश्वर मंदिर था, इसका जीर्णोद्धार करना का काम प्रारंभ हो गया है। अब ये काम केवल प्रारंभ हुआ है, और उसका कारण मैंने आपको बताया कि नीलू कठायत की हत्या के बाद बाकी के लोग क्या करेंगे, प्रायश्चित करेंगे। तो बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार का काम शुरुआत कराई गई, और इस मंदिर में हमको एक ताम्रपत्र मिलता है जो कराचल देव का भी हमको मिला हुआ है। हालांकि इसमें दो लोगों के हमको ताम्रपत्र मिले हुए हैं, जिसमें से एक है जो संबंधित है कराचल देव से भी। आपको बता कराचल देव का भी आक्रमण होगा 1223 के आसपास कुमाऊं में। अगला राजा है आत्मचंद, उसके बाद हरिचंद, और उसके बाद है विक्रमचंद। तो बोलते हैं कि इसके समय पे बालेश्वर मंदिर के जो जीर्णोद्धार का काम था वो पूरा हुआ, और बालेश्वर मंदिर के एक ताम्रपत्र में जो कुंज शर्मा नाम के एक ब्राह्मण का है, उसमें 1423 की डेट लिखी गई, जो विक्रमचंद से संबंधित मानी जाती है। अब बात करते हैं भारती चंद। देखिए, भारती चंद के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि भारती चंद जो है वो चंदों का ऐसा शासक होने वाला है जो स्वतंत्र होगा, क्योंकि इससे पहले के जितने राजा चंदों में हैं कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सब डोटियों को टैक्स दिया करते थे। तो बोलते हैं कि इसने सभी जातियों को साथ में मिलाया। इसके अलावा कटेहरों की भी मदद ली, जो कटेहर जाति थी उनकी भी इसने मदद ली, और एक संयुक्त सेना इसने बनाई और अपना एक विजय अभियान शुरू कर दिया, जिसमें लगातार ये युद्ध लड़ता रहेगा। तो बोलते हैं कि डोटी शासक जयमल या यक्षमल उसको उसने पराजित किया। ठीक है। और मल्ल राजा जो होते वो कुमाऊं को पर्वत डोटी कहते थे, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और मल्लों को कुमाऊं में रैका राजा कहा जाता था। इसके अलावा सोर शासक जो थे विजय बम को हराया, सिरा शासक संसार मल को हराया, यानी कि नारायण मल को हराया। तो इस प्रकार के कई सारे युद्ध किए। लगातार युद्धों में रहने के साथ या युद्धों में रहने के बावजूद क्या हुआ कि भाई इसके द्वारा एक प्रथा शुरुआत की गई, जिसे हम कहते हैं कट्टकाली प्रथा। क्या मतलब है इसका कि सर, युद्ध के दौरान जो है वो जो सैनिक थे जिनकी विवाह की आयु हो चुकी थी, तो उनको इलीगल विवाह करने के लिए मोटिवेट कर दिया गया है ना, ताकि उनका ध्यान ना भटके। इसलिए उसने बोला, क्योंकि 12 वर्षों का इसने युद्ध लड़ा, जिसे हम लोग 12 वर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1451-52 में अंत में जीता गया। इस दौरान चंदों ने एक कट्टकाली प्रथा की शुरुआत करवाई। 12 वर्षीय युद्ध के दौरान एक कट्टकाली प्रथा की शुरुआत हुई। इसका मतलब है कि सैन्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो महिलाएं हैं, उनसे अब बिना विधिवत विवाह के भी आप परिवार को स्थापित कर सकते हैं, अपने जच्चा बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो जब ये सैनिक कुछ समय के लिए एक जगह पर रुकते थे, तो कुछ इलीगल विवाह होते थे, जिनसे कुछ संतानें इनकी पीछे छूट गई। आगे बढ़े, वहाँ विवाह किए, कुछ पीछे संतानें छूट गई। तो बाद में जाकर के इन इन लोगों की या जो संतानें पीछे छूटी गई थी, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हुई, और महिलाओं को जो है वो अपना गुजारा करने के लिए उनको गलत यानी कि वेश्यावृत्ति उनको करनी पड़ी। तो जिसके कारण से इनके समाज को, यानी कि जो ये जाति यहाँ पर बनी, उसे कहते थे नायक जाति, जिसके कारण से नायक जाति जो थी उसे वो इज्जत समाज में नहीं मिली। फिर नायक जाति के सुधार के लिए कई सारे काम किए गए, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बात चर्चा करेंगे आगे। तो इसी के समय पे आपको बता दूं कि शोभा मल नाम का जो एक मल राजा था, उसकी पुत्री जो थी, उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे चंदों के। तो चंदों के अब वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुके हैं मल्लों से। अब बात करें नायक जाति की, तो नायक जाति के सुधार के लिए जो पहला प्रयास आपने किया था वो हुआ था कमिश्नर एनसी स्टिप के द्वारा। तो एनसी स्टिप ने 1924 में कुमाऊं कमिश्नर उस समय ये हुआ करते थे, तो इसकी अध्यक्षता में, यानी कि इनकी अध्यक्षता में नायक सुधार समिति का गठन किया गया। ठीक है, जिसके सदस्य आप देख सकते हैं, तो मसाल सिंह, जीवी पंत, मुकंदी लाल, ब्रजनंद प्रसाद, चामू सिंह, चतुर सिंह, जंग बहादुर आदि हुआ करते थे। इसके अलावा एक एक्ट लाया गया, एक कानून लाया गया,
न्यायिक बालिका रक्षा कानून 1929 में, 1929 में न्यायिक बालिका रक्षा कानून को पारित किया गया।